हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेज। हम लोग आज पॉलिटी का आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो थे या फिर काउंसिल एक्ट्स जो थे उनसे क्या क्या प्रोविज़न हमारे संविधान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिए गए। तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा कि कैसे कैसे संविधान से हमारे चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। साथ में हम लोग अब आगे हमको देखना है कि जो संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन की बात 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में या माउंटबेटन प्लान में किया गया था, वो कैसे कैसे संविधान सभा का गठन होता है और हमारे संविधान का कैसे कैसे जेनेसिस होता है, उद्भव कैसे होता है, कैसे हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरुआत होती है और संविधान कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन सी समितियां बनती हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कब कौन सा इवेंट्स उसमें होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। साथ में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर थे या फिर क्या मेजर प्रोविजन संविधान सभा ने अडॉप्ट किए। साथ में हम देखेंगे कि हमारे संविधान की जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आगे के चैप्टर्स में हम लोग, आगे के क्लास में हम लोग प्रियम्बल या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की बात कैसे के गठन कैसे किया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है या फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि आज का क्लास हम लोग देखेंगे। आज के संविधान में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हिंदी में संविधान सभा बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उस में उसका काम क्या था, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आप जानते हैं, द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वाज परफॉर्म बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अगर आप देखते हैं कि जो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसका अपना संविधान सभा या रिप्रेजेंटेशन के लिए एक संस्था तैयार की जाती है जो सब भारत के लिए संविधान बनाने का काम शुरू करती है। तो द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सोवरेन डेमोक्रेटिक बॉडी, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो आप लिख सकते हैं द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन इज परफॉर्म बाय ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी of its people. Such a body elected by the people for the purpose of considering and adopting a constitution is called a constituent assembly. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाती है जो क्या करती है, हमारे संविधान को मेकिंग करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। आप लोग इसका सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी उसको ही हम लोग संविधान सभा बोलते हैं। तो संविधान सभा में लोग कहाँ कैसे कैसे मेंबर जो थे, तो फर्स्ट टाइम अगर आप देखते हैं तो संविधान सभा के लिए जो पहली बार किसी ने अगर बोला था तो 1935 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय जी ने की थी। बाद में अगर आप देखते हैं जो संविधान सभा की बात 1947 के एक्ट में भी की जाती है, साथ में माउंटबेटन प्लान में भी की जाती है, तो संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे, तो आप उसमें देखेंगे कि टोटल जो 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 92 मेंबर्स जो हमारे थे वो प्रांतों से थे, जो प्रोविंशियली स्टेट्स थे। साथ में जो 4 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश के नॉमिनी थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। साथ में आप देखते हैं कि जो टोटल 389 मेंबर्स की बॉडी होती है, जिसमें से 292 मेंबर्स जो आपके होते हैं 93 देशी रियासतों से होते हैं, 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं और 4 ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। तो 4 इतने लोग यहाँ पे होते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल मेंबर 389 मेंबर्स का गठन किया जाता है, जिसमें से अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो इसमें से 296 मेंबर्स
वन मिनट। आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल इसके मेंबर्स जो थे वो आपके 296, 93 और बाकी जो मेंबर्स थे वो हमारे टोटल 389 मेंबर्स होते हैं। तो ये जो 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी जो इंडिया के प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे उनसे, और प्रोविंसेस साथ में 93 जो थे वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स से तुम्हारे आपके 93 मेंबर्स और 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश के अंडर जो टेरिटरी थी उससे थे। तो संविधान सभा में मेजर क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो टोटल मेंबर्स संविधान सभा के लिए जो हुए थे वो 389 थे। लेकिन जब आप देखते हैं कि बाद में इसमें जब बैठक होती है संविधान सभा की, तो मुस्लिम लीग जो होती है वो सीधा बैठक का बहिष्कार करती है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। 1946 में 9 दिसंबर को जो होती है संविधान सभा की बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो होती है मीटिंग, जब मीटिंग होती है यहाँ पे 9 दिसंबर को, तो इस सभा में चेयरमैन को चुना जाता है। उस समय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को चेयरमैन चुना जाता है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उनको यहाँ पे चेयरमैन चुना जाता है। लेकिन बाद में फिर से 11 दिसंबर को फिर से दूसरी मीटिंग होती है। उसमें ये जो थे नॉन परमानेंट जो चेयरमैन थे, इनको नॉन परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। जब फिर से मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है। तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहले चुना जाता है। बाद में जब सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, तब सच्चिदानंद डॉक्टर राजेंद्र 11 दिसंबर 1946 को जो होती है मीटिंग, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुना जाता है। साथ में बहुत कई सारी कमेटीज बनाई जाती हैं। कई सारी कमेटी बनाई जाती हैं। 7 जो मेजर कमेटीज थी उनके बारे में आप 7 मेजर कमेटीज यहाँ पे बनाई जाती हैं। यहाँ पे 7 मेजर कमेटीज बनाई जाती हैं। कौन कौन सी वो कमेटीज होती हैं? तो पहला होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, अभी मैं बताऊंगा कि इन कमेटीज के चेयरमैन कौन थे। दूसरी जो होती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। साथ में तीसरा आप देखते हैं तो स्टेट का जो होता है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी।
जो उसके बाद में दूसरी कमेटी होती है वो एडवाइजरी कमेटी होती है फंडामेंटल राइट्स पे और माइनॉरिटीज के रिलेटेड जो होते हैं। सो फंडामेंटल एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। उसके बाद में आप अगर देखते हैं तो रूल्स और प्रोसीजर मेकिंग के लिए रूल्स है, आप प्रोसीजर कमेटी एक बनती है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनती है। साथ में स्टेट कमेटीज बनती हैं जो और स्टीयरिंग कमेटी बनती है। तो स्टेट कमेटी और अदर एक स्टीयरिंग कमेटी। तो ये मेजर कमेटीज जो होती हैं, साथ में कुछ और माइनर कमेटीज थी। तो अगर आप देखते हैं कि यूनियन कमेटी, ये दोनों कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सो इन दोनों कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। साथ में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो होती है, इसके चेयरमैन होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो वल्लभ भाई पटेल। साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी जो होती है, इसके चेयरमैन होते हैं वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी एक और सब कमेटी भी बनाई जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन होता है, जेबी कृपलानी होते हैं। एक सब कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट के लिए, जेबी कृपलानी। सब कमेटी का मतलब उप समिति। उप समिति जो होती है उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए जो उप समिति बनती है, उसके चेयरमैन जेबी कृपलानी। और इसके माइनॉरिटीज के लिए जो होते हैं वो एच.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी माइनॉरिटीज का जो के लिए जो उप समिति होती है उसके चेयरमैन होते हैं। और जेबी कृपलानी जो होता है वो होते हैं, वो जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी बनती है उसके चेयरमैन होते हैं। तो ये मेजर कमेटीज जो थी संविधान सभा में, ये इनका मेजर फंक्शंस ये था। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन पावर कमेटी यानी संघ की जो शक्ति समिति थी। साथ में संघ के संविधान समिति जो थी। प्रोविंशियल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो संविधान समिति थी। साथ में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो थी, उसमें चेयरमैन पटेल जी थे। और जो उप समिति थी उसके चेयरमैन कृपलानी और एस.सी. मुखर्जी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। साथ में आपके प्रारूप समिति में देखते हैं तो प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, जिनका मेन फंक्शन था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। तो संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तैयार किया था। साथ में ये सारे अदर मैटर्स के लिए जो समितियां थी उनमें यही मेन समिति थी। इसके अब आप एक चीज और कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके मेंबर्स कौन कौन थे। तो मेजर 7 जो मेंबर थे, उसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मेंबर्स ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट के ड्राफ्ट कमेटी
तो इसके 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन था इसका? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। साथ में और कौन से मेंबर थे? तो इसमें और मेंबर थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सो साथ में एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव, एन माधवराव, कितने हो गए? 6। साथ में एक देते हैं टी टी कृष्णम्मा। तो ये आपके मेजर 7 मेंबर्स जो थे ड्राफ्ट कमेटी के, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था डॉक्टर अंबेडकर जी के अध्यक्षता में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर्स थे, कौन कौन से मेंबर थे। तो ये 7 मेजर जो देखते हैं आप मेंबर्स जो आपके ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स थे। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी माइनर कमेटीज बनी थी, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। ये लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो 13 जनवरी को डॉक्टर फर्स्ट टाइम क्या होता है आप जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, उसमें 389 मेंबर्स होते हैं। 296 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांत से होते हैं, ब्रिटिश के जो अंडर में जो टेरेटरी होती है। साथ में जो 96 मेंबर्स होते हैं वो प्रोविंशियली स्टेट से चुने जाते हैं। साथ में जब पहली बार बैठक की जाती है 9 दिसंबर 1946 को, तब चुना जाता है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार चेयरमैन। लेकिन वो नॉन परमानेंट चेयरमैन होते हैं। बाद में 11 दिसंबर को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है। तो उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ड्राफ्ट कमेटीज बनती हैं, या फिर जो बहुत सारी कमेटीज बनती हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये सब मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करती हैं। साथ में जब ये ड्राफ्ट रेडी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 13 जनवरी को 1947 को पहली बार डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन बोलते हैं, जिसके बेस पे आज हमारा प्रियम्बल जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, तो 13 जनवरी 1947 को क्या होता है, डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं वो ड्राफ्ट रेजुलेशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रखते हैं कि हमारे संविधान का मेन लक्ष्य क्या है। जो आज हम प्रियम्बल देखते हैं जिसमें हमारे संविधान की पूरी झांकी दिखती है कि हमारे संविधान में हमारा संविधान किस आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहा है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, क्या हमारे संविधान में क्या ऐसा मेजर प्रोविजन है, वो हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिखता है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है जिसको उद्देशिका का या फिर प्रस्तावना बोलते हैं, जो आज प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो इसी बेस पे ली गई है। तो इसमें इन्होंने सारे प्रोविजंस बहुत सारे जो हमारे संविधान, हमारा देश से पावर कहाँ से वो करता है,
हमारे देश के जो लोग हैं वो स्रोत हैं पावर के, सोर्स ऑफ पावर के क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ में कौन कौन से वैल्यूज हमारे संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हैं, या लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वालिटी की बात की जाती है जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में ली गई हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। साथ में आप देखते हैं कि जो जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस हमारे संविधान में कहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। तो ये सारा चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोविज़न कहाँ पे है। साथ में जब आप उद्देश्य प्रस्तावना होती है, इसको बाद में कौन करता है, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेहरू जी उद्देश्य प्रस्तावना को पेश करते हैं संविधान सभा के सामने। बाद में ये 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर ली जाती है। यही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में यही हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। सो आपको पता होगा कि हमारे संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत जो हैं वो सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के लोगों के हैं, कुछ जो गांधीवादी विचारधारा के, या फिर बहुत सारे जो हमारे संविधान में हैं उदारवादी विचारधारा, फिर या फिर आप ये सारे प्रोविज़न हमारे संविधान में कई सारे, जैसे बहुत सारे मेंबर्स थे, सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी सबका, तो उसके बेस पे बहुत सारे संविधान में अलग अलग प्रोविजंस ऐड किए गए। लाइक आप देखते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या पंचायती राज का गठन वगैरह है, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट करने की बात की जाती है, तो वो सारा चीज़ें गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखता है। साथ में हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिनमें आप देखते हैं, जैसे आप आर्टिकल 39 देखते हैं या फिर आर्टिकल 38 देखते हैं, तो ये सारे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित आर्टिकल्स हैं। तो हमारे संविधान में ये सारा प्रोविजंस किया गया है। सो आप इसको जब आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में जब हमारा संविधान रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, सो ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। भारत के संविधान को भारत के लोगों के लिए अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जो है एक मोशन लाते हैं और उस मोशन को पास कर दिया जाता है। वही से हमारा संविधान जो होता है वो लागू माना जाता है। और बाद में 26 जनवरी से इसको कमेंसमेंट कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाता है। कमेंसमेंट ऑफ द, तो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा संविधान सभा के मध्य एक मोशन लाया जाता है। उसी मोशन को पास करके हमारे संविधान को भारत के लोगों के लिए अडॉप्ट कर लिया जाता है, लागू। साथ में बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में, लाइक आप देखते हैं जो नागरिकता से जो संबंधित जो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो सारे ही वो 26 नवंबर से ही लागू कर दी जाती हैं। साथ में और सारे प्रोविजंस जो बचे प्रोविजंस हैं वो आ रहे हैं हमारे संविधान में। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान अडॉप्ट पहली बार लागू किया जाता है, जिसको हम लोग आज गणतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, हमारे नेशन का फेस्टिवल है। तो वो 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेस पे। और कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कौन सी चीज़ें कब की गई थी, तो आप देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जो 22 जुलाई 1947 है, इसमें क्या होता है, हमारे संविधान के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है।
जो हमारे देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज, तो नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को 22 ऑफ जुलाई 1942 को अपनाया जाता है। साथ में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो होता है वो 24 जनवरी को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1947 को क्या होता है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। और नेशनल एंथम क्या है, जो जनगण मन अधिनायक हमारे संविधान में अपनाया गया 24 जनवरी 1947 को। सॉरी, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि साथ में जो 24 जनवरी 1950 को और क्या होता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। वो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं 24 जनवरी 1950 को। सो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ में हमारे संविधान को डेवलप करने में कितना टाइम लगा था, तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। लगभग 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे, ऑलमोस्ट 64 लाख। ऑलमोस्ट 64 लाख रुपीज और 2 ईयर 11 मंथ और 11 मंथ एंड 18 डेज का समय लगा था। साथ में एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, जब हमारा संविधान सभा में पहली बार संविधान को लागू किया गया, मोशन को पास किया गया, तो उस समय जो 284 मेंबर्स जो थे संविधान सभा के 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट। तो 284 मेंबर्स जो थे उस समय प्रेजेंट थे हमारे संविधान सभा में, जिन्होंने इस मोशन को पास किया। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्टली आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि कैसे कब क्या गठित किया गया। तो ये मेजर प्रोविजंस हमारे संविधान सभा में थे। साथ में आप देखते हैं कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हमारे संविधान का होता है कि हमारा संविधान जो है वो, सो आप क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके एक हेडिंग दे सकते हैं। साथ में लिख सकते हैं कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। सो क्रिटिसिज्म क्या है, आप हेडिंग दे सकते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये लोगों को का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल। सो क्यों ऐसा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो डायरेक्टली चुने नहीं गए थे, बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर थे। सो इसके बेसिस पे बोला जाता है कि जो नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज members were not directly elected by peoples। So
तो लोग बोलते हैं कि हम कैसे मान लें कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जबकि जो यहाँ के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली लोगों ने चुना ही नहीं था उनको। सो इसके बेस पे इसका, या फिर लोगों जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसके तहत 18 साल के ऊपर के लोग वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से उनको चुन के भेजते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन इसमें कोई तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन लोगों को वोट देने के लिए बोला ही नहीं गया, तो ये संविधान सभा कैसे रिप्रेजेंटेटिव लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करती है। तो ये मेजर को साथ में बोलते हैं कि जो ये थी ये सोवरेन बॉडी नहीं थी, नॉट ए सोवरेन बॉडी। क्यों बोलते हैं ऐसा? तो इसमें बोलते हैं कि जो मेजर पावर थे, जो संविधान सभा के पास मेजर पावर थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के बेस पे थी, ना कि डायरेक्टली लोग इनके पास जो पावर थी वो ब्रिटिश के का जो एक्ट था उसके थ्रू इनको पावर दी गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करो या फिर अपने लिए संविधान बनाओ। तो इसका जो सेशन था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द असेंबली वर हेल्ड बाय द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोलते हैं कि ये जो थी ये संप्रभु बॉडी, संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इसका सेशन वगैरह जो सेशन होता था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के परमिशन पे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही होता था, तो ये सोवरेन बॉडी नहीं है। इसके लिए ये मेजर क्रिटिसिज्म है। साथ में बोलते हैं कि जो कांग्रेस के मेंबर्स का डोमिनेशन था इसमें, और लोग रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा नहीं थे, तो डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस, डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस। इसके बेस पे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्रिटिसिज्म करके बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो एक एसेंशली वन पार्टी कंट्री थी। साथ में द कांग्रेस वाज इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस। ओवरऑल जो भी था सारे रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के ही थे। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म इसका है। साथ में बोला जाता है कि जो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कम, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेशन। इसके बेस पे भी इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें मेजर जो प्रोविजन था वो जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव थे वो लॉयर्स थे, या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर पॉलिटिशियंस जो थे वो इसके मेंबर थे। साथ में आम लोगों के बीच से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इसमें मौजूद नहीं था। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में आप देखते हैं तो हमारा संविधान आज के समय में एक अब मैं इसे मिटा सकता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मेजर क्रिटिसिज्म था, यहाँ से हमारे संविधान जो है वो उभर के सामने आया। साथ में अगर आज देखते हैं तो आज के टाइम पे भी हमारा संविधान कंटिन्यू अपने आप को अपने उद्भव के अपना विकास कर रहा है। कैसे? आप देखते हैं बहुत सारे जो जजमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे राइट्स हैं या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्टिन्यूसली ऐड की जा रही हैं, चाहे वो संविधान का संशोधन करके ऐड की जा रही हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ऐड की जा रही हो। तो जो कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारे संविधान में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान का उद्भव ही हो रहा है। हमारा संविधान एक लिविंग ट्री, जिसको संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लिविंग ट्री करके कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है। तो संविधान हमारा कॉन्टिन्यूसली जीवंत संविधान है। तो जैसे जैसे समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैसे वैसे हमारा संविधान अपने आप को चेंज कर रहा है।
तो और साथ में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी व्याख्या है संविधान की, उसके थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में डायरेक्टली ऐड किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है या कोई भी देश का संविधान है वो केवल एक दो जनरेशन के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि और भी मतलब फ्यूचर के लिए भी बनाया जाता है, ताकि वो समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सके। तो अच्छा संविधान वही माना जाता है जो समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है। तो हमारा संविधान भी ऐसे ही है। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, या जैसे आप देखते हैं एग्जांपल के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी बहुत सारे संविधान में हमारे प्रोविजंस डायरेक्टली वहां से ऐड किए गए। साथ में आप देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी व्याख्या आपने जैसे उसके तो बहुत सारी व्याख्या के थ्रू आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार वगैरह जो भी है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस संविधान में किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टिन्यूसली, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट मिलकर संविधान को कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे प्रोविजंस जो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हटा दिया जाता है, साथ में नए चीज़ों को उसमें संविधान में संशोधन करके ऐड कर दिया जाता है। तो जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो वैसे काउंटर नंबर तो नहीं बढ़ा है, आर्टिकल 395 ही है वो भी साथ में। लेकिन अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे जैसे संविधान में संशोधन होता है तो आप देखते हैं 42वें संविधान संशोधन से जैसे आर्टिकल में 39 में आर्टिकल 39A जोड़ दिया जाता है, या फिर 43 आर्टिकल 43 में 43A जोड़ दिया जाता है। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक आर्टिकल का ही रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में हमारे संविधान में 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो साथ काउंटिंग तो नंबर्स नहीं बढ़ते, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक कोड्स बढ़ते हैं। तो इसके बेस पे ही हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं। साथ में हम देखते हैं जो हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। साथ में जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, लेकिन आज के टाइम में 25 भाग हैं संविधान में। तो जैसे जैसे संविधान जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, तो आप इसको ध्यान रख के भी जो भी है आप उसका याद करके रख सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान का हमारे क्या विशेषताएं हैं तो आप लिख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग ट्री है। हमारा संविधान अपने आप को समय के साथ चेंज कर रहा है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग प्रॉपर अपने सिलेबस में घुसने जा रहे हैं। अभी तक हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि कैसे संविधान सभा बनी, कैसे कैसे हमारे संविधान बना। सो हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे जब हम समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, साथ में शेड्यूल क्या होता है, साथ में पार्ट क्या होते हैं। जैसे संविधान में आप पढ़ते हैं कि या फिर कुछ भी पढ़ते हैं तो 7th शेड्यूल पढ़ते हैं आप, या 8th शेड्यूल कोई बोलता है, तो आप उसको समझेंगे कि प्रॉपर आप सोचते होंगे कि क्या मतलब होता है शेड्यूल का, तो उसको हम लोग भी समझेंगे। साथ में आर्टिकल्स को भी समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, शेड्यूल क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमारे संविधान में जो मेजर हमारे संविधान में अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें तो 395 आर्टिकल्स, साथ में 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। तो उसके बेस पे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियों में क्या, कौन से अनुसूची में क्या दिया गया है। तो आपसे कहीं किसी भी एग्जाम में आप PCS का एग्जाम दे रहे हो या IAS का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम में भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 7वीं अनुसूची किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो या फिर 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। इस सब चीज़ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को लाभ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप इसको कर सकते हैं कि हम लोग समझेंगे कि तो कि क्या है। सो 395 आर्टिकल, ट्वेल्थ शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। जो हमारा संविधान है उसमें 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स हैं। साथ में इसमें और भी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, सो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं।
साथ में हम लोग अब आगे आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान का जो है मेजर क्या रहा है, विशेषताएं क्या रही हैं भारत के संविधान की। सो आप वन बाय वन लिख सकते हैं इसको। सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे कहीं भी एग्जाम में डायरेक्टली जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो भारत के संविधान के फीचर्स हैं। सो सैलिएंट फीचर आप वन बाय वन नोट डाउन करते चलिए वीडियो में हमारे साथ ही, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि कौन कौन से प्रोविजन। तो पहला आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 10th रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत भी होती है तो आप हिंदी के सहारे इंग्लिश को भी समझ लीजिए और आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो इसी बहाने आपका बहुत सारा प्रोविजन तैयार भी हो जाएगा। तो हमारा संविधान जो है बहुत सबसे लेंदी संविधान है। जैसा मैंने बताया आपको कि अभी इसमें 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। साथ में जो हमारे 12 भाग है, 12 शेड्यूल है, इसमें 25 पार्ट्स हैं। तो ये इतना बड़ा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न जो है वो हमारे संविधान में ये दिया गया है कि या फिर जो हमारे संविधान में इतना सारा प्रोविजंस इतना बढ़ा चढ़ा के मेंशन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हमारे संविधान में हर चीज़ें स्टेट्स के लिए, जब आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं सो हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान जो है वो बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कि आर्टिकल्स दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्म उससे मेंशन किए गए हैं, बहुत सारे माइक्रो चीज़ें भी इसमें डायरेक्टली मेंशन की गई। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आप अमेरिका का संविधान देखते हैं वो भी एक लिखित संविधान है, लेकिन अमेरिका का संविधान आप देखते हैं तो कुल बहुत पतला है। 19-20 आर्टिकल्स में पूरे संविधान की बात कर दी जाती है। लेकिन हमारा संविधान जो आप देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स, इतना सारा भाग, हर चीज़ दिया गया। तो ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन है कि हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, जबकि अमेरिका डबल। आप देखेंगे तो हर स्टेट्स का 50 स्टेट अमेरिका में है, 50 स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर स्टेट से रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी डायरेक्टली मेंशन की गई हैं। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में भी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन की गई हैं। सो और फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, ये सारे डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं हमारे संविधान में। इसी वजह से हमारा संविधान इतना लेंदी हो जाता है। साथ में आप देखेंगे कि आपसे अगर कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा संविधान इतना लेंदी क्यों है। क्योंकि इसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें डायरेक्टली मेंशन की गई हैं। साथ में सेंटर स्टेट रिलेशन या फिर फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो, ये डायरेक्टली संविधान में मेंशन की गई हैं। तो इसके लिए हमारा संविधान जो है सबसे ज़्यादा लेंदी हो जाता है। साथ में आप देखेंगे तो ये ब्लेंड है। ब्लेंड बोले तो मिश्रण, ब्लेंड ऑफ rigidity and flexibility। आपको पता होगा, अगर आपने संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन की बात करता है। 20वें भाग में जो आर्टिकल 368 दिया गया है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो उसमें डायरेक्टली दिया गया है कि जो हमारा संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो डायरेक्टली सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं। संशोधन बहुत नॉर्मल मेजॉरिटी से कर दी जाती है, 50% +1 की मेजॉरिटी होगी तो भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी उसमें रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा संविधान को बोलते हैं कि कुछ प्रोविजंस जो कि डायरेक्टली हमारे संविधान में जो सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिए जाते हैं उनको, उसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी।
ये चीज़ें बहुत इजीली चेंज की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए रिजिडिटी है। तो यहाँ पे टू थर्ड मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट। सो हाफ ऑफ स्टेट्स में जो आपके टोटल 28 राज्य हैं, उनमें से 14 प्लस राज्यों में बिल पास होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ के विधानसभा में, प्लस दो तिहाई मेजॉरिटी से हमारे जो पार्लियामेंट में ये बिल पास होनी चाहिए, तब ये बिल पास मानी जाती है। तो जहाँ पे सेंटर स्टेट का या फेडरल स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली बात की जाती है संशोधन की, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की बात की जाती है। लेकिन आप बहुत सारे प्रोविजंस को देखेंगे, जैसे कोई राज्य का जो है चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है या कुछ करना है, या फिर नए चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है, नए स्टेट्स को ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से भी कर दी जाती हैं। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है। सो इसके लिए इसको बोलते हैं कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो साथ में आप देखेंगे कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल्स ऑफ पीपल, लोगों का शासन। तो इंडिया में आप देखते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होगा, जो राष्ट्रपति होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अगर स्टेट के होंगे तो वो बोला जाएगा कि रिपब्लिक है। जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं बोल सकते, ब्रिटेन जो है मोनार्क है, मोनार्की है। तो ब्रिटेन में जो महारानी है ब्रिटेन की, वो हेड होती हैं स्टेट की। लेकिन सिमिलरली आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में राष्ट्रपति होता है स्टेट का हेड, जो लोगों द्वारा इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि जो लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो कहीं ना कहीं लोगों का ही शासन वहाँ पे होता है। साथ में जो आप देखते हैं कि इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि संविधान जो है, हमारा संविधान है वो सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे हमारे देश का पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, पार्लियामेंट जो है वो अपना पावर्स जो है संविधान में कुछ भी लॉ बनाने की पावर या जो भी पावर है वो संविधान से ही ग्रहण करता है, संविधान से ही प्राप्त करता है। तो हमारा जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, ना कि ब्रिटेन। लेकिन आप ब्रिटेन में देखते हैं जहाँ से हमने ये व्यवस्था अडॉप्ट की है, तो ब्रिटेन में जो है वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी पार्लियामेंट जो ब्रिटेन का है वो सुप्रीम बॉडी है। तो लॉ मेकिंग के लिए पार्लियामेंट वहाँ की कोई भी लॉ बना सकती है, साथ में कुछ भी कोई भी प्रोविजंस को हटा सकती है। लेकिन आप देखते हैं इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लेकिन उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक बैलेंस करता है, संतुलन का काम करता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो चेक बैलेंस करती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केशवानंदा भारती केस में बोला है कि मूल ढांचे का उल्लंघन पार्लियामेंट नहीं कर सकती, कोई भी लॉ बनाती है तो मूल ढांचे का संविधान के ध्यान रखना चाहिए। तो सुप्रीम को जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का फाइनल जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है वो अपने व्याख्या के हिसाब से, अगर कोई मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये ब्रिटेन में आप देखेंगे तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, कोई भी संशोधन कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। सो ये आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हैं ताकि आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी का मतलब क्या है तो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में अदर प्रोविजंस आप जो हमारे संविधान का सैलिएंट फीचर्स क्या है,
सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा आप देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साथ में और क्या प्रोविजंस हैं? सो मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। तो क्या है यूनिटरी फीचर्स, क्या है और क्या है फेडरल फीचर्स? सो यूनिटरी फीचर्स आप बोलेंगे कि जब जो केंद्र के तरफ हमारी शक्तियों का झुकाव होता है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है जो संविधान में विषयों का बंटवारा करती है कि कौन से विषय पे किस राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, कौन से विषय पे केंद्र सरकार के पास अधिकार है कानून बनाने का। सो बहुत सारे आप देखते हैं कि जो मेजर बहुत सारे मुख्य जो विषय हैं उनको दे दिया जाता है सेंटर को। सो मेजर प्रोविजंस यूनिटरी फीचर्स का यही है कि रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, या फिर जो भी है उसको डायरेक्टली जो होता है केंद्र के अंडर आता है। साथ इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे संविधान सभा के। साथ में बहुत सारे चीज़ें हम कब बोलेंगे कि फेडरल फीचर्स क्या हैं। तो फेडरल फीचर्स का आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो फेडरल फीचर्स यहाँ पे आप हेडिंग देके फेडरल फीचर्स की विशेषताएं क्या हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद में आप देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फीचर्स हैं हमारे संविधान में जो फेडरल फीचर्स हैं। साथ में ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारे जो हमारे संविधान में फीचर्स हैं ये फेडरल फीचर्स हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। तो यूनिटरी फीचर्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इधर का मिटा देता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ, मिटा ही देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यूनिटरी फीचर्स का आप हेडिंग दे सकते हैं। लाइक आप देखते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसके बाद में आप देखते हैं गवर्नर अपॉइंटेड बाय स्टेट सेंटर, उसके बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं जो लॉ मेकिंग पावर्स, ऑफ स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। कब? इन द कंकरेंट लिस्ट। जो हमारे संविधान की
तो ये सारा प्रोविज़न उसके बाद में आप और नोट डाउन कर सकते हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है, जो आप देखते हैं साथ में प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत और 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो डायरेक्टली यूनिटरी फीचर्स हैं। सो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में आप ये मेजर प्रोविजंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा संविधान में कैसे चीज़ें जो हैं वो यूनिटरी फीचर्स को दर्शाती हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये हमारे संविधान में यूनिटरी फीचर्स हैं। साथ में आप देखते हैं कि जो और भी चीज़ें हम लोग समझेंगे जो कि क्या क्या है। तो जब हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि और कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे संविधान के जो इस संघीय शक्ति को मजबूत करते हैं, साथ में स्टेट्स को कम पावर देते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में आप आगे लिख सकते हैं जो भी प्रोविजंस हमारे संविधान में, लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, हमारे संविधान में सेकुलरिज्म या जो कुछ भी है, तो हमारे सेकुलर कंट्री है इंडिया, सेकुलरिज्म। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। उसके बाद में आप ये सारा प्रोविजन जो हमारे संविधान में है इसको आप, या इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारा कुछ आप भारतीय संविधान की विशेषता लिख सकते हैं। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो आप लिख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारा प्रोविजन हमारे संविधान के सैलेंट फीचर्स में आप लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में अब हम लोग समझेंगे कि संविधान का जो बेसिक फीचर्स था वो तो हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन किस किस बेस पे किया जा सकता है। सैलिएंट फीचर्स जो था हमारे संविधान का उसको हमने नोट डाउन किया। साथ में हम लोग समझेंगे कि हमारे संविधान में जो संशोधन है, तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जो संविधान में हमारे आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है जो संविधान में संशोधन की बात करता है, जिसके माध्यम से, लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल होगा क्या हमारा पार्लियामेंट जो है किसके पास पावर है आर्टिकल संविधान संशोधन का, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या स्टेट्स पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें संशोधन नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन नहीं, स्टेट्स के पास संविधान संशोधन का पावर नहीं दिया गया है। संविधान संशोधन का पावर केवल सेंटर को दिया गया है।
तो आप राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी संविधान में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ में आप क्या, अगर पार्लियामेंट संविधान को संशोधन कर सकता है तो क्या पार्लियामेंट हमारे संविधान के किसी भी पार्ट में कुछ भी संशोधन कर सकता है? ऐसा पहले डिबेट हुआ है बहुत सारा हमारे संविधान में। जब आप देखते हैं इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो उस समय बहुत सारे डिबेट इस बात को लेके थे कि जो पार्लियामेंट है क्या उसके पास पावर है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेज हुए हैं। तो उन केसेज में के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, जब हम देखते हैं कि केशवानंदा भारती केस जो है 1973 में 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती का जजमेंट आया, जो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा, या हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया बहुत बड़ा जजमेंट माना जाता है, जो हमारे संविधान का आगे का स्ट्रक्चर तय करता है। तो केशवानंद भारती केस है, इसको आपको याद रखना चाहिए। उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर जो पार्लियामेंट का पावर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संविधान में का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं वायलेट हो रहा है, उसका जो है आप वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप पार्लियामेंट कैन अमेंड अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट कैन amend any part of the constitution, any part of the constitution except the parliament can amend any part of the constitution except the violation of बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा डिबेट रहा है हमारे संविधान में। जब से हमारा संविधान बना है बहुत सारे संशोधन इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के समय में हुआ, तो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में विवाद इस बात पे रहा कि क्या संविधान को संशोधन करने की जो हमारे केंद्र सरकार की शक्ति है वो इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी संशोधन कर सकता है। सो इसको लेके बहुत सारा केस हुआ है संविधान में। तो आप देखते हैं कि जो केशवानंद भारती केस था उसमें संविधान सभा ने बोला कि आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी संशोधन कर दिया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा उस समय जिनका हम लोग देखते हैं कि जो संविधान हमारे देश का जो भविष्य उन्होंने संविधान के माध्यम से लिखा था, उसमें अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पास पावर कहाँ से आती है? क्योंकि आप तो संविधान सभा है नहीं, आपको केवल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया है लोगों के द्वारा, अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो आप संविधान को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसको बनाया गया है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के थ्रू, आप वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। सो इसके लिए आपको संशोधन करने की जो शक्ति है वो आपके पास अनलिमिटेड नहीं है। सो ये मेजर प्रोविजंस संविधान में किस तरह के अमेंडमेंट होते हैं, तो आप 3 टाइप का अमेंडमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है कितने टाइप्स किससे कितने हो सकते हैं, तो टाइप्स। सो फर्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। थर्ड आप नोट डाउन कर सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स।
तो ये 3 तरह से हमारे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है, जो सामान्य सब्जेक्ट्स हैं, उन पे संशोधन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया जाता है। जैसे जब कोई नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट की बाउंड्री में अल्ट्रेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, उसका नाम बदलना है, तो ये सारा सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया जाता है। साथ में आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, आप शेड्यूल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की बात की गई हो या कुछ हो, तो वो सारा सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी होती है, वो जो मेजर प्रोविजंस होते हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, सो आप स्पेशल मेजॉरिटी कब आपको लगेगी, सो जब आप फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो या डीपीएसपी में अमेंडमेंट कर रहे हो, जो संविधान के मेजर प्रोविजंस हैं उनमें जब आप अमेंडमेंट करेंगे तो आपको जो है स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स है, जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स का कुछ भी स्टेक है दांव पे, स्टेट्स का कोई भी जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे कोई या फिर हमारे जो फेडरलिज्म पे कुछ भी अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस चीज़ को हमारे स्टेट से भी रेटिफिकेशन करवाना जरूरी हो जाता है। तो ये 3 तरह से हमारे संविधान में। तो स्पेशल मेजर सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेंबर है, प्रेजेंट मेंबर जो हैं और जो वोट कर सकते हैं, उनका 50% +1। सो ये मेंबरशिप आपको चाहिए। आप मान लिया कि संविधान उस समय, जिस समय आपने वो बिल पास किया, उस समय पे जो जो हमारे पार्लियामेंट में हैं मेंबर्स हैं, वो मान लिया 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, तो 100 मेंबर्स अगर वोटिंग कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको 51 वोट चाहिए इस बिल को पास करने के लिए। साथ में जब आप देखते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, मान लिया 60 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 60 मेंबर्स से अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो आपको 45 मेंबर्स यानी 2/3 इसका आपको 45 मेंबर से बिल को पास होना चाहिए। सो आप 2/3 से, लेकिन जब आप स्पेशल मेजॉरिटी या कोई भी मैटर जो स्टेट्स के कोई भी स्टेट को प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। साथ में जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, यानी 28 राज्यों में से 14 राज्य का आपको अप्रूवल चाहिए। वो स्टेट्स क्या करेंगे, अपने विधानसभा में उस बिल को लाएंगे, साथ में सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करके भेजेंगे पार्लियामेंट में। तो ये बेसिक प्रोविजन हमारे संविधान का अमेंडमेंट का था। तो आगे के वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमारे संविधान में प्रस्तावना जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना के में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रियम्बल को लेके। तो प्रियम्बल से आप अच्छे से प्रियम्बल को तैयार करिएगा। आप एक बार अगली क्लास में देखने से पहले एक बार प्रियम्बल को खुद से पढ़िए, थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है, फिर अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उनका महत्व क्या है। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे पॉलिटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हम लोग सीरीज में डिस्कस करेंगे सारी क्लासेज। आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ चीज़ें डाउट रह गई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेज चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें और देखते रहिए। ऐसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी कंप्लीट सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।